राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं AMRS का एग्ज़ाम जो है वो पास में लगा हुआ है और उसी के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं इस एग्ज़ाम के, चाहे वो डोमेन नॉलेज हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, GS हो, हम सभी के ऊपर जो है वीडियो बनाने वाले हैं और ये सारे के सारे वीडियो जो हैं वो PYQ बेस्ड होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो PYQ ही होगा। उसके अतिरिक्त हम कोई भी गैसिंग वाला रोल नहीं करने वाले हैं जिसमें हम गैस लगाएंगे कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। हम सिर्फ और सिर्फ जो है PYQ के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे एंड साथ साथ मैं आपको एक पैटर्न भी बताऊंगा जो आप पाएंगे PYQ सॉल्व करते दौरान कि आपके कौन कौन से ग्रीन टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन से आपके रेड टॉपिक्स हैं जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस EMRS 2025 के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पे। आज जो हम इस सीरीज़ का ये वीडियो करने वाले हैं वो ICT सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर सब्जेक्ट का रहने वाला है और इसमें हम जो 2023 में EMRS का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो TGT में जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उन क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। साथ साथ मैं थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताता चलूँगा जिससे जो है आपके मार्क्स आपके एग्ज़ाम को बेटर करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, चलते हैं आगे। हमारा जो थीम है देयर इज़ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। याद रखना ये चीज़ कि सरलता में ही सौंदर्य है या फिर सरलता ही सौंदर्य है। ठीक है, तो अपने आप को जो है अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ये इस थीम का आउटकम है या फिर आप कह लीजिए रिजल्ट है या फिर आप कह लीजिए संदेश है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने जहन में उतारना है और मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, जितना आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाओगे उतना ही आप जो है उसमें फंसते चले जाओगे, उतनी ही लाइफ आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट most to develop and present a multimedia presentation on cyber security। आपसे पूछा गया है कि जब अगर मान लो आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक प्रेजेंटेशन में पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किस सॉफ्टवेयर या फिर किस ऐप की मदद लेंगे? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद लेंगे? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मदद लेंगे? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एज की मदद लेंगे या आप एक्सेल की मदद लेंगे? तो जिन्होंने इस चीज़ का यूज़ कर रखा होगा उनको जानकारी होगी। देखो ये सारे के सारे जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आपने लैपी अगर आपने डेस्कटॉप ले रखा होगा तो उसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसमें से जो पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें आप प्रेजेंटेशन PPT वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, जैसे कि जो वर्ड हो गया, ये आपका बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई आर्टिकल लिखना है, समझ रहे हो? तो मतलब जिसमें टेक्स्ट बेस्ड काम करना है, मतलब एंड क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम जो है MS वर्ड का या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें इंटरनेट पे कुछ सर्च मारना है तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज का एक वेब ब्राउज़र है जो कि हमें अलाउ करता है यूज टू एक्सेस नेट। बट फ़र्क ये है, देखो आपने मोबाइल में आप क्या करते हो, गूगल क्रोम का यूज़ करते हो, तो गूगल क्रोम क्या है, वो भी एक वेब ब्राउज़र है पर वो गूगल का है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट एज, वो भी एक ब्राउज़र है, इसमें भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बस वही है, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी अलग अलग है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करूँ तो जितना भी आप कैलकुलेशन वाला काम करते हैं, ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट होती है। आपने बचपन में देखा होगा जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो आपको 1 2 3 4 सीखने थे तो आपका पेज ऐसा होता था जिसमें मतलब खाने बने होते थे, है ना, मतलब मैथ के लिए यूज़ होते थे। तो ये क्या है, यही डिजिटल भाषा में यही स्प्रेडशीट है। तो जितनी भी हमें मैथ के क्वेश्चंस करने होते हैं या फिर डेटा को एनालाइज करना होता है ना,
या कैलकुलेट करना होता है तो वो हम जो है वो स्प्रेडशीट में करते हैं। तो डिजिटली जो स्प्रेडशीट है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे और भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के कुछ मैं एप्लीकेशंस जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं आप। अगर देखो ये आउटलुक क्या है, मैं आपको सब कुछ एक बार लाइन से समझाता हूँ। जैसे आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं वैसे माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी ईमेल है, उसका नाम है आउटलुक। तो ये ईमेल है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। टीम क्या है, जैसे आप उसका यूज़ करते हैं, मतलब कौन सा किसको बोलूँ मैं, स्काइप बोल लो आप, जिसमें वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, मतलब मीटिंग वगैरह। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का है एक माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसमें भी सेम काम कर सकते हैं। यैमर भी सेम काम करता है। देखो अगर आपको कुछ प्रोडक्टिविटी का वाला काम करना है तो आप वर्ड का यूज़ करते हैं। वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक्सेल में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लिस्ट में आप लिस्ट बना सकते हैं, वन नोट में आप टाइपिंग वगैरह मतलब नोट्स वगैरह बना सकते हैं, है ना, पेन का यूज़ करते हुए। फॉर्म्स में फॉर्म कर सकते हैं, पीपीटी में, पावर पॉइंट में आप पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, ये आपके स्टोरेज का काम करते हैं। वन ड्राइव जो है ये बेसिकली क्लाउड की तरह है, जहाँ पर डेटा जो है बैकअप हो जाता है, ऑनलाइन स्टोर हो जाता है। शेयर पॉइंट भी शेयर करने के लिए यूज होता है, वाइट बोर्ड भी सिमिलर काम करता है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, यानी कि हम बात करें टेक्निकल एप्लीकेशंस की, तो उसमें आपका प्लानर आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, टू डू लिस्ट आ जाएगी। ये सब क्या है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं। वहीं अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो डिफेंडर, इंट्यून, ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और अगर मैं डेटा एनालिस्ट की बात करूं तो पावर बीआई ये डेटाबेस है। एक्सेस जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। वहीं डेवलपमेंट अगर करना है तो ये डेवलपर वगैरह के लिए होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं उनके लिए यूज़ होते हैं पावर ऑटोमेट और पावर एप्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये है डायनेमिक्स 350, ये भी प्रोडक्ट वगैरह को बनाने में हेल्प करता है, ये भी मतलब डेवलपर के लिए ही होता है। तो ये सारे जो पैकेज हैं ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इन सब की आपको फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। तो क्वेश्चन में पूछा है, आपको पता है कि कंप्यूटर के दो टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, एक को हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम टच वगैरह कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इन सबको हम लोग जो है सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम जानने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम जो है ये सारे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये सब क्या क्या होते हैं। एंड उससे भी पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बचपन से लेके अब तक हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या देखी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट इज यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद ये सब हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें पता होता है कि कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं इनपुट यूनिट, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। अगर हम कंप्यूटर को उसकी फंक्शनैलिटी को डिवाइड करें तो हम उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर को आप निर्देश जिन डिवाइसेस की मदद से देते हैं वो सब जो है इनपुट यूनिट में आते हैं। जैसे कि माउस हो गया, है ना, आपने क्लिक करके बताया कि भाई मुझे ये साइट ओपन करनी है, कीबोर्ड से आपने मैसेज लिख के बताया, माइक्रोफोन से आपने वॉइस भेजी, है ना। तो आप मतलब कि भेज रहे हो, कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हो, तो वो जो है वो आपका इनपुट यूनिट हो जाता है। अब जो निर्देश जाते हैं कंप्यूटर को इंसानी भाषा यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको जो समझ में आती है वो आती है बाइनरी लैंग्वेज। क्या? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि
कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो आती है 0 और 1 की फॉर्म में, है ना, इसकी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हमने हेलो लिखा तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि भाई हेलो लिखा है उसने, है ना। तो वो समझाने के लिए जो उसका सेकंड कंपोनेंट है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, वो रोल में आता है। अब सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जो कि निर्देश को कंट्रोल करता है कि मान लीजिए बताएगा कि पहले क्या करना है, आगे क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, ये सब बताता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शंस एंड द फंक्शनैलिटी। सेकेंड आती है आपकी एएलयू, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहां पे लिख देता हूं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम से समझ में आ रहा है कि जितने भी अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो अरिथमेटिक फंक्शनैलिटी है, वो सब जो है एएलयू परफॉर्म करती है, मतलब कैलकुलेशन का काम जो है वो एएलयू करती है। थर्ड है आपकी मेमोरी, है ना। और मेमोरी भी डिवाइडेड होती है, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में। पर आप ये समझ लीजिए मेमोरी का काम बेसिकली ये होता है कि टू स्टोर दी डेटा, स्टोर करना डेटा को, वो मेमोरी का काम होता है। उसके बाद जब वो समझ गया कि कंप्यूटर ने समझ गया कि हेलो आपने बोला है लिखने के लिए, और तो वो दिखाएगा किस पे, वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है ना। तो जो कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स देता है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू देता है। तो उस आउटपुट यूनिट में वो कंसिस्ट होता है आउटपुट डिवाइसेस से, जिसका मतलब क्या है कि ऐसे डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के एक्शंस को दिखाएंगे, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और वो आउटपुट यूनिट के अंदर आते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये बेसिक 3 फंक्शनैलिटी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं, या फिर 3 कैटेगरी होती हैं, या फिर 3 कुछ भी मतलब कह लीजिए आप। मेन फंक्शनैलिटी कंप्यूटर की यही है, ये बेसिक फंक्शनैलिटी है जिस पे कंप्यूटर जो है काम करता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में मैंने आपको इनपुट आउटपुट यूनिट डिवाइस समझा दिया है। स्टोरेज डिवाइस भी आप समझ लीजिए, मेमोरी डिवाइस को ही स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। उसका काम सिंपल सा वही है, जो कि मतलब कि स्टोर करना है। मैं एक बार एग्जांपल समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस में आपके आ जाएंगे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए, है ना। ये बोलता है कि आगे चलो, ये बोलता है लेफ्ट चलो, ये बोलता है राइट चलो। ये क्या है, ये कौन बोल रहा है, ये जॉयस्टिक ही तो बोल रही है। जॉयस्टिक में आप जो बटन दबा रहे हो वही तो कंप्यूटर में कैरेक्टर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, समझ रहे हो। स्कैनर हो गया, है ना, आपकी फोटो स्कैन कर लेता है, कंप्यूटर के अंदर चल जाती है। वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। वहीं आउटपुट डिवाइसेस जो डेटा को शो करते हैं, ठीक है, ये रिसीव करते हैं और ये शो करते हैं, ये ऐसे समझ लो आप। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। वहीं स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, जिसको हम मेमोरी डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को। तो जैसे यूएसबी ड्राइव हो गया, या फिर इसी को हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, है ना। मेमोरी कार्ड हो गया, जो हम पहले के टाइम पे यूज़ करते थे। हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, है ना, फ्लॉपी डिस्क हो गया, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया। ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा था कि स्विच क्या होता है। तो बेसिकली स्विच जो है ना तो आउटपुट डिवाइस है, ना इनपुट डिवाइस है, ना स्टोरेज डिवाइस है। ये है आपका नेटवर्किंग डिवाइस। अब ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करें। ठीक है, मतलब मान लो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो स्विच भी एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस ही होता है। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जो वेरियस कंप्यूटर्स को, या फिर वेरियस सिस्टम को, या फिर वेरियस नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करें और कम्युनिकेशन उसी की वजह से हो पाए, तो ऐसे डिवाइसेस को हम नेटवर्किंग डिवाइस ही बोलते हैं। ठीक है, और स्विच जो है, स्विच हो गया, राउटर हो गया, है ना, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है नेटवर्किंग डिवाइस का ही एग्जाम्पल हो जाएंगे।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछा है कि वायरस इन्फेक्शन यानी वायरस को फैलने के लिए सबसे लीस्ट, सबसे कम थ्रेट कौन सा है। ठीक है, मतलब कौन से तरीके से में सबसे कम जो है वायरस पहुंचने के चांसेस हैं। डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, अगर कोई इंटरनेट से आपने फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो क्या वायरस बहुत मतलब कि आसानी से नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल गलत भाई। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके सिस्टम में जो है वायरस घुस जाएगा। डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ये भी वायरस पहुंचाने के बहुत सही तरीके हैं। आपको पता है मोबाइल वगैरह हैक कैसे हो जाते हैं। एक मोबाइल में मैसेज आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और तुरंत आपका मोबाइल हैक हो जाता है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब कि आपके मोबाइल में वायरस भेज रहा है एक तरह से बेसिकली। तो आपसे सबसे लीस्ट थ्रेट पूछा है कि जिसमें सबसे कम चांस हैं वायरस को जो है पहुंचने के। ऑनलाइन प्रिंटर, ये बिल्कुल सही जवाब। देखो प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंट करना, समझ रहे हो आप। और आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। देखो वायरस अटैक तो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें सब बहुत कम चांसेस हैं वायरस को अटैक होने की। वहीं पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, मान लो आपका दोस्त एक पेन ड्राइव लेके आया और वो आपके सिस्टम में उसने बोला कि भाई इसमें फोटोज वगैरह हैं, लगा देख लो, आपने तुरंत लगा ली। तो भाई ये भी तो चांसेस है कि वो पेन ड्राइव में वायरस लेके आया हो, तुरंत आप बिना मतलब कि आपने जैसे ही लगाया वैसे आपका सिस्टम जो है वो हैक हो गया, समझ रहे हैं। तो ये सब जो बाकी तीनों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें जो हैं, इन चारों के जरिए जो है वायरस आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप पे पहुंच सकता है। पर ऑनलाइन प्रिंटर जो है इसका सबसे कम लीस्ट थ्रेट है, मतलब इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इस जरिए से वायरस पहुंचे आपके सिस्टम में। तो यही पूछा गया था। और मैं थोड़ी सी अगर बात करूं और वायरस से रिलेटेड और भी नाम की, जैसे कि आपका एडवेयर हो गया। एडवेयर नाम समझो, मतलब कि जो ऐड दिखाते हैं, जैसे मोबाइल में आप देखोगे, आप कुछ ओपन कर रहे हो तो फटाक से उल्टा फुल्टा कोई ऐड आ जाएगा। वो एक्चुअली में क्या है, वो जो है हैकर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे जो है। आजकल देखो, आजकल जो है ऑनलाइन सिस्टम की वजह से चोर को पकड़े जाना बहुत ही नामुमकिन सा खेल है ना। वीपीएन वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसी घटनाएं जो ऐड के थ्रू हों, है ना, जिनसे ऐड के थ्रू जो है सिस्टम आपका हैक किया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे एप्लीकेशन को हम एडवेयर बोलते हैं। अनवांटेड सॉफ्टवेयर डिस्प्लेइंग इंट्रूसिव एड कॉम्प्रोमाइजिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड प्राइवेसी। ठीक है। सेकंड आपका बॉट हो गया। बॉट क्या है, ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है। ये अपने आप, आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो अपने आप चलता रहता है। आपने टेलीग्राम में देखा होगा, है ना, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते होंगे तो वेरियस बॉट्स जो हैं, मतलब कि क्विज ग्रुप के लिए जो है जो चैनल्स जो हैं वो बनाते हैं, है ना। तो ये मतलब अच्छे काम के लिए हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर बॉट गलत काम के लिए भी बना लिया तो कोई पकड़ नहीं सकता उसको। ठीक है, तो ना आप रोक सकते हैं उसकी चीज़ को। अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आप जैसे आप टेलीग्राम में कोई बॉट क्विज आता है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट दूसरे चैनल पर पहुंच जाते हैं। तो वही सेम बॉट का काम है। इसमें क्या है, अगर उसने कोई वायरस वगैरह चिपका दिया तो आपका सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वही मैं रूट किट की बात करूं तो रूट किट जो है एक तरह का मैलवेयर है। ठीक है, इट इज़ डिजाइन टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल विथआउट बीइंग डिटेक्टेड। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे आपके मोबाइल में पासवर्ड वगैरह लगा होता है, फिंगरप्रिंट लगा होता है, तो वो क्या है, वो आपका एडमिन कंट्रोल है, मतलब बिना आपके अंगूठे के वो मोबाइल नहीं खोलेगा। तो रूट किट क्या करता है, ये बिना पकड़े जाए जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लेता है और आपका आसानी से सिस्टम वगैरह खोल सकता है। रैंसमवेयर की बात करें तो नाम से ही आप समझिए, रैंसम मतलब क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जो अगर कोई बंदा जो है आपका जो है कोई पासवर्ड वगैरह पकड़ ले, है ना, या फिर कोई वैसा कुछ जो है डेटा पकड़ ले, है ना, उसके बाद आपसे वो मांगे, रैंसम मांगे। रैंसम को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे एकदम से शब्द याद नहीं आ रहा। ठीक है, रैंसम मांगे यानी कि पैसा मांगे, या फिर बोले कि भाई
नहीं तो मैं लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मुझे इतना पैसा दे दो। तो वो क्या है, वो रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे जो है आपका प्राइवेसी, आप वहाँ पे अगर पहुँचे तो आपका प्राइवेट डेटा जो है वो निकल जाता है, लीक हो जाता है। ठीक है, और फिर उससे उससे जो है हैकर जो आपसे रैंसम मांगता है। ठीक है, स्पाईवेयर, स्पाई जो आपके सिस्टम पे जो है निगरानी रखे, मॉनिटर करे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, और स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई छुपा रहता है। तो आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि भाई कोई आपके सिस्टम पे नज़र रखे है कि नहीं रखे है ना। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, पुलिस भी यूज़ करती है, क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं। तो स्पाईवेयर इज स्टेल्थी डेटा गैदरिंग सॉफ्टवेयर स्पाइस ऑन यूजर कोवर्टली। ठीक है, कोवर्टली का मतलब ये है छुपे हुए, आप पे निगरानी रख रहा है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ अ डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर ग्रांटिंग अनऑथराइज एक्सेस कॉजिंग हिट एंड हार्म डिस्क्रिटली। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस पा लेता है, जिससे जो है आपके सिस्टम की सारी डेटा जो है इसके सामने खुल जाती है, और फिर जो है वो आपकी फाइल्स वगैरह डिलीट भी कर सकता है, कुछ एडिट भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये सब काम जो है वो ट्रोजन हॉर्स का होता है। अगर मैं वायरस की बात करूँ, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वायरस जो है सिस्टम में सिंपल सी चीज़ क्या करता है, ये अपने आप को तेज़ी से बढ़ा लेता है। जैसा कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस जो है वो भले ही हम बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें, लेकिन कंप्यूटर टर्म्स में दोनों की फंक्शनैलिटी सिमिलर है। वायरस क्या करते हैं, जैसे ही आपकी, जैसे अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूँ, तो एक वायरस जैसे आपकी बॉडी में पहुंचा तो फटाफट वो अपने को तेजी से रफ्तार से जो है अपने को दोगुना, चौगुना, 8 गुना ऐसे कर लेगा। और उससे क्या है, आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी। हो जाती है कि नहीं हो जाती, फिर आप वीक फील करते हो, बुखार आता है, ये आता है। सो सेम काम जो है वायरस का भी होता है कंप्यूटर के टर्म्स में। जैसे ही कंप्यूटर के टर्म्स में, जैसे कंप्यूटर में एक वायरस घुसा, वो फटाफट अपने भाई बहनें सबको पैदा कर लेता है, 4 से 8 गुना, 8 से 10 गुना। फिर आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो जाएगा, और कंप्यूटर जो है बीमार होने लग जाएगा। कहीं कुछ खुलेगा, कहीं कुछ खुलेगा, आप बटन कुछ और दबाओगे, खुल कुछ हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपके सिस्टम में वायरस ऑलरेडी घुस चुका है। वही मैं वर्म्स की बात करूं, तो वर्म्स भी एक तरह का जो है रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है। ठीक है, इसका काम भी सेम यही है कि ये जो है स्लो कर देता है कंप्यूटर को। ठीक है, जो आप देखते होंगे आपका फ़ोन जो है हैंग हो जाता है, उसका मतलब क्या है कि आपके फ़ोन के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही सेम चीज़ है, जैसे मान लो मेरा कंप्यूटर है, पूरा नया नया लिया है, लेकिन कंप्यूटर जो है बहुत हैंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में वर्म्स आ गए हैं। वर्म्स एक तरह का मालवेयर है, जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को इतनी फालतू चीज़ों से भर देगा कि आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो जाएगा, हैंग मारने लगेगा। ठीक है, ये वर्म्स का काम, वर्म्स जो है याद रखना, ये आपकी फाइल्स डिलीट और एडिट नहीं करता है, ये सिर्फ आपका कंप्यूटर जो है स्लो कर देता है। ठीक है, और बॉटनेट सिमिलर सेम चीज़ हम देख चुके हैं। जो बॉट्स होते हैं उनके नेटवर्क को जो है वो हम बॉटनेट बोलते हैं, और वो हैकर यूज़ करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में एटलीस्ट आपको जो है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन भी पता हो तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली द इनपुट डिवाइसेस। सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की बारे में किस ऑप्शन में बताया गया है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं, जो या फिर कंप्यूटर जिनसे डेटा रिसीव करता है। और ऐसे डिवाइसेस जो डेटा को शो करते हैं उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, स्कैनर। ये आपके क्या हैं, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। वहीं आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर। यहाँ पे मैंने अगर कीबोर्ड से हेलो लिखा तो यहाँ पे हेलो लिख के आएगा, है ना, तो मतलब हमको शो हो रहा है, हमको दिख रहा है, दैट इज मॉनिटर। प्रिंटर मतलब क्या है, मान लो एक पीडीएफ है, मुझे देखनी है तो मैंने प्रिंट कर ली, तो मैं क्या, मैं देख सकता हूँ उसको, तो प्रिंटर भी क्या हो गया, एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन है ना, ये क्या है, आपकी वॉइस आपको आप मतलब कि मान लो आपको कोई गाना सुनना है तो आपके गाना आपके कान में सुनाई दे रहा है, मतलब कि ये क्या है, ये भी गाने को शो कर रहा है एक तरह से। स्पीकर भी सेम उसी कैटेगरी में आ गया, ये डेटा को रिसीव नहीं करता, ये डेटा को बाहर निकालता है।
ये चीज़ आपको समझनी है। तो वही आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है कि क्या ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं, पहला है प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। तो जानते हैं प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर तीनों के तीनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, तो कीबोर्ड और माउस तो इनपुट है, बट प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइसेस है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइसेस है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर, तो प्रिंटर और जो स्पीकर हैं ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, है ना। तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन करने हैं, समझना है थोड़ा सा और क्वेश्चन लगाने हैं। आगे आते हैं। सेलेक्ट द शॉर्टकट की out of the following which is popularly used to paste a selected text or image in most of the MS Office application। मान लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अगर आपको एक शब्द को या फिर एक इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। पेस्ट का मतलब क्या है, मान लो ये मैंने एक फाइल खोल रखी है, इसका नाम है document1 और एक और फाइल है इसका नाम है document2। मैंने लिखा यहाँ पे हाई, ठीक है। अब ये हाई जो है मुझे document2 में भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो वैसे ही यहाँ पे भी हाई लिखा जाएगा। तो ये है आपका पेस्ट फंक्शन। तो ये आपको बताना है किस शॉर्टकट के माध्यम से हम कर सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से हम जो है वो कट करते हैं, क्या करते हैं, कट। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। अंडू का मतलब क्या है, हम एक स्टेप पीछे आते हैं, जो हमने पहले लिखा होता है वो ये मतलब कि इरेज वगैरह या फिर अपने पिछले स्टेप पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं अंडू। पी से हम जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं कि हमें मान लो मेरे को एक पीडीएफ जो है वो प्रिंट करनी है, तो मैं प्रिंटर से कनेक्टेड हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल पी करूँगा तो प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर मैं बताऊँगा भैया कि मुझे पहला पेज प्रिंट चाहिए, वो कर देगा। कंट्रोल वी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कंट्रोल वी से जो है हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़े से और शॉर्टकट होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉमन है प्लस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे मेन्यू देखना है तो मैं ऑल्ट प्लस वी का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे सारे टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस ए करूंगा, ए मतलब ऑल। अगर मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है, मतलब एक पैराग्राफ दे रखा है, मुझे एक शब्द ढूंढना है उसमें से, तो मैं कंट्रोल एफ का यूज करूंगा। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या है कि मान लो मुझे एक पैराग्राफ में से एक शब्द ढूंढना है और उसकी जगह पे मुझे दूसरा शब्द डालना है। मतलब कि मान लो मैंने गलती से जो है एक पैराग्राफ है महात्मा गांधी के ऊपर एक पैराग्राफ है, उसमें गलती से जो है मैंने उनकी मम्मी का नाम गलत लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ उसकी मम्मी का नाम है वो मैं सही कर दूँ, तो मैं कंट्रोल एच दबाऊंगा, वहाँ पे फाइंड और रिप्लेस करके दो आपको बॉक्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब मैं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस शब्द को, उसको यहाँ लिखूंगा और उस शब्द को मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा वो हर जगह जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट, अगर मैं नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहता हूँ तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं कोई फाइल खोलना चाहता हूँ तो कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करूँगा। प्रिंट ऑप्शन के लिए कंट्रोल पी, जो अभी मैंने बताया। सेव करने के लिए अगर मुझे कोई फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस इस्तेमाल करूँगा। पेस्ट करने के लिए अभी मैंने बताया कंट्रोल वी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, और रीडो और अंडो समझना है आपको। रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। तो ये दोनों ऑप्शन आपको भी याद रखना है, ये बहुत कॉमन ऑप्शंस हैं और इन पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं कई बार, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनमें से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा, तो ये सारे आपको मेन जो हैं सारे याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी इस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड वायर्ड कीबोर्ड। क्वेश्चन पूछता है कि हम किस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन में MAN, WAN, PAN, LAN, ये सब जो है नेटवर्क के टाइप्स हैं। LAN का फुल फॉर्म है लोकल
एरिया नेटवर्क। ठीक है, PAN का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी आपको याद रखना है, क्या पता पूछ ले। ठीक है, WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये सब होते क्या है, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, फिर हम जो है क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये वो डायग्राम है। ठीक है, देखिए पैन जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो बेसिकली सबसे जो माइनर, सबसे छोटा जो नेटवर्क है उसको हम पैन बोलते हैं। मतलब कि मान लो आपको जो है अपने मोबाइल से दोस्त के मोबाइल में फोटो भेजनी है, तो आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो या फिर आपको जो अपनी फोटो जो है लैपटॉप में कनेक्ट करनी, लैपटॉप में भेजनी है, तो आप जो है एक वायर आपने USB केबल लगाया, वायर उसमें कंप्यूटर लगाया, उसको ट्रांसफर कर लिया, तो लैपटॉप से कनेक्शन हो गया या डेस्कटॉप से कनेक्शन हो गया, समझ रहे हो। तो जो पर्सनल यूज के लिए आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। वहीं लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है, मान लो आपको 10 मीटर 100 मीटर या 1 किलोमीटर मान लो इतने एरिया में किसी को कनेक्ट करना है। मतलब कि मान लो एक ऑफिस है ना, एक ऑफिस है, या फिर आप लाइब्रेरी तो आप गए हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक वाईफाई लगा होता है, उससे जो है 50 बच्चे जो यहाँ पे बैठे होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। रूम हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैंपस हो गया। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा होता है मैन। ठीक है, ये सीक्वेंस में सबसे छोटा होता है पैन, फिर लैन, फिर मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि अगर हमें एक सिटी में नेटवर्क बिछाना है ना, तो उसको हम यूज करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN का। अगर हमें कंट्री या कॉन्टिनेंट उसके बीच में कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था उसने कि हमें 20 कंप्यूटर एक स्कूल के लैब में चाहिए कनेक्शन के लिए। तो हम एक क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के लिए मैंने क्या बताया, लोकल एरिया नेटवर्क आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में एक और डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। देखो ये आपने स्विच, जो मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि स्विच से जो है आप एक लैपटॉप कनेक्ट करने, कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या फिर राउटर कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यही होती है कि मान लो एक लैब है, एक लैब में जो है एक स्विच लग जाएगा या फिर एक राउटर लग जाएगा, और उससे जो है स्कूल के सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। स्कूल में मान लो 50 या 20 30 जितने भी कंप्यूटर हैं सब कनेक्ट हो जाएंगे। साथ साथ प्रिंसिपल के रूम में जो प्रिंटर रखा हुआ है वो भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN का एग्जाम्पल है। आई होप मैं आपको ये चीज समझा पाया हूंगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड फॉर। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, उससे पहले ये होता क्या है। तो जब आप देखो, जब आप जो है गूगल क्रोम पे या गूगल पे सर्च करते हैं, कोई आपको जानकारी चाहिए, तो गूगल क्रोम पे अगर आपने उसका URL देखा होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखा होगा, उसका एड्रेस देखा होगा, तो वो कुछ इस तरह से होता है HTTPS, फिर आपके डबल स्लैश आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे कॉलन वगैरह आता है शायद, फिर www.google.com आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये HTTPS है, ये बेसिकली क्या आता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, देखो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो फॉलो करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक प्रोटोकॉल होता है HTTP, ठीक है, और एक होता है HTTPS। दोनों में डिफरेंस बस S का है, बाकी सेम है। तो HTTP
पी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही, सब में ये लिखा है। तो HTTP का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, लेकिन ये एस का फुल फॉर्म क्या होता है? एस का क्या फुल फॉर्म? स्कीम होता है, स्टोरेज होता है, सर्वर होता है या सिक्योर होता है? तो ना इसका स्कीम होता है, ना स्टोरेज होता है, ना सर्वर होता है, इसका होता है सिक्योर। ठीक है। अगर मान लो, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी वेबसाइट में HTTPS लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो साइट है वो सिक्योर है। वो हमेशा आप नोटिस करना, अभी चेक कर लेना, वो ग्रीन से बनी होगी, है ना। ग्रीन का मतलब क्या है कि वो भाई सेफ है, वो साइट जो है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, वहां से जो है वायरस वगैरह आने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। समझ लो, वो सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ और प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, साथ साथ हमें उनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जैसे कि HTTP तो मैंने बता ही दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS भी बता दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, सेम चीज़ है, मैंने बताया वेब ब्राउजर को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक होता है FTP। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर जैसे कि नाम बता रहा है, एक फाइल को दूसरे मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP, IMAP, SMTP, ये जो है ये आपके ईमेल के प्रोटोकॉल्स हैं। जब हम मेल भेजते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो ये तीनों हैं। इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। POP 3 का मतलब है वर्जन 3, तो POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको डेफिनेशंस, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके हम फंक्शंस यूज नहीं ज़्यादा देखेंगे नहीं, बस आपको समझना है। देखो, ये तीनों जो है इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये जो लास्ट के 3 है ये आपके ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी समझा दूंगा, लेकिन वो ये है कि ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे वापस से, तब मैं उसको आपको क्लियर बता दूंगा कि एक्चुअली में ये काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? कौन सा इनमें से जो है वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? अब ये वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन यानी कि ऐसा ऐप होता है जिससे हम जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट। ठीक है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम से आप क्या है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि पहले UC ब्राउजर आता था, अगर आपको याद हो तो, वो भी क्या है, वेब ब्राउजर ही है, जिससे हम जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये भी एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है। परंतु एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम मोबाइल में यूज करते हैं। ठीक है, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही लैपटॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं? विंडोज। ठीक है, तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ लो, तो ये चीज। और क्या क्या वेब ब्राउजर होते हैं ये बात देख लेते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। यूसी ब्राउजर मैंने बता ही दिया, ओपेरा बता ही दिया। एप्पल के लिए जो है एप्पल सफारी होता है, ये भी आपका क्या है? वेब ब्राउजर ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं उनको हम जो है वेब ब्राउजर बोलते हैं। ओके, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटीज, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। हमको इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? क्या वो गीगाबाइट है, क्या वो किलोबाइट है, क्या वो मेगाबाइट है, क्या वो टेराबाइट है? इससे पहले जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आप समझो, बिट सबसे छोटी होती है बिट। बिट का मतलब है या तो 0 या तो 1।
ठीक है। अगर 4 बिट मिल जाती हैं तो बनाती हैं आपका निबल। 4 बिट बनने से आपको बनता है निबल। ठीक है, 4 बिट को हम निबल बोलते हैं। अगर 8 बिट हो गई तो उसको हम बोलते हैं बाइट। ठीक है, तो एक बाइट जो होता है वो होता है आपका 8 बिट, ये समझ लो। या फिर एक निबल जो है वो होता है आपका 4 बिट। इतनी सी चीज समझ गए। एक किलो बाइट वो होती है 1024 बाइट्स। समझ रहे हो, 1024 बाइट्स मिलकर बनाती हैं 1 किलोबाइट। वहीं 1024 किलोबाइट मिलकर बनाती हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है, ये आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस तरह से सबसे छोटा ऊपर है, सबसे नीचे जैसे जैसे हम बढ़ा जा रहे हैं वैसे बढ़ता जा रहा है। 1 जीबी जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं वो मिलकर बनती है 1024 मेगाबाइट से, एमबी से। और 1 टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनती है। ऐसी पेटाबाइट होती हैं, एक्साबाइट, पेटाबाइट के बाद बड़ी आती है एक्साबाइट, फिर एक्साबाइट से बड़ी होती है जेटाबाइट, जेटाबाइट से बड़ी होती है योटाबाइट, है ना। तो ऐसे ही ये ऑर्डर चलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी आप देखेंगे यहां पे देखेंगे, सबसे छोटी क्या है आपकी गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट में सबसे छोटी है किलोबाइट। उसके बाद आती है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद एमबी के बाद जीबी आएगा और जीबी के बाद टीबी आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आएगा। तो पहले किलोबाइट कहाँ पे, इसमें तो नहीं है तो ये तो ऑप्शन कट गया। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। और मेगाबाइट के बाद क्या है, मेगाबाइट के बाद क्या है गीगाबाइट, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा ये वाला लास्ट ऑप्शन आपका क्लियर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। और ये पिरामिड की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये पिरामिड भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल क्या होती है ना। ऑडियो फाइल जो होती है ऐसी फाइल जिसको हम सुनते हैं। अगर हिंदी भाषा में बोलूं, जो फाइल हम सुनते हैं, एक देखो मूवी चल रही है ना, उसका जो साउंड है ना। मूवी क्या है, मूवी हमें दिख भी रही है, तो मूवी क्या है दिखाई भी दे रही है, सुनाई भी दे रही है। तो जो दोनों करती है तो ऑडियो और वीडियो दोनों होगी। ठीक है, अगर हमें सिर्फ दिखाई दे रही है, जैसे कोई फोटो है वो हमें दिखाई दे रही है तो वो विजुअल है। ठीक है, अगर हमें कोई सुनाई दे रहा है तो वो ऑडियो है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता ऑडियो फाइल का। अब एक्सटेंशन क्या होता है, देखो जैसे हम मान लो हमने एक डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में हमें कुछ और बात कर लेते हैं हम एक बार। जैसे हमें किसी को इमेज में सेव करना है तो हम जो है, अगर आपने देखा होगा तो हम जेपीईजी में सेव करते हैं इमेज जो है, या फिर जीपीजी में सेव होती है। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन वो आखिरी के अक्षर होते हैं पॉइंट के बाद जो बताते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, या इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, क्या है ये। तो ये होता है एक्सटेंशन। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑडियो के नहीं है। तो वेव है बिल्कुल, फ्लैग भी है, MP3 भी है। पीडीएफ आपका जो है वो ऑडियो का नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट का होता है या फिर वो टेक्स्ट का होता है। समझ गए। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़े से और एक्सटेंशन की जो आपको पता होने चाहिए, तो वो भी आपको दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि ऑडियो के कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, .wav, MP3, .aac, .wma, .ac3, ये सब क्या है, ये ऑडियो के एक्सटेंशन है। वहीं एग्जीक्यूटिबल फाइल्स के जो एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं .exe, .one, .cmd, .with। अगर इमेज की बात करूं, फोटो की बात करूं, तो फोटो के एक्सटेंशन होता है .bmp, .jpg, .gif, .png, .tiff, और एक और लिख लो आप .jpeg, जो हमने अभी बताया था आपको। टेक्स्ट की बात करूं तो टेक्स्ट आप होता है .doc, .pdf, .rtf, .tex, .txt, .wpd।
ये टेक्स्ट की एक्सटेंशन है। वहीं मैं अगर बात करूँ कॉम्पैक्ट फाइल की, कंप्रेस्ड फाइल की, तो वो होगी .zip, .rar, .gz, .arj। वीडियोस की बात करूं तो .avi, .mpeg, .mkv, .wmv और .mp4, ये सब क्या है? ये वीडियो के एक्सटेंशन है। तो ये कुछ एक्सटेंशन आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि अभी भी क्वेश्चन पूछा गया, तो चांसेस हैं कि इस साल के पेपर में भी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो बस यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्यूटर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेक्शन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोस को जरूर देखते रहिए। मैं धीरे धीरे करके जो है 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को टच करने वाला हूं, जो कि AMRS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं सिर्फ जो है PYQ डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट तक सारे के सारे मेरे वीडियोस जरूर देखिएगा, एंड पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के लिए, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।